क्या आपको हॉरर और सस्पेंस वाली स्टोरीज़ पसंद हैं? तो ये 4 कहानियाँ आपका दिल दहला देंगी। पहली कहानी रेचल और आना की है। ये दोनों बहुत अच्छी दोस्तें थीं और ये एक हिल स्टेशन पे घूमने जाती हैं। वो एक होटल में रूम लेती हैं। वो लोग उस होटल में देर रात में पहुंची थीं। रेचल कहती है, आना हम लोग कल कई जगह पे घूमेंगे, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आना कहती है कि हाँ मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। दोनों होटल के रिसेप्शन पे जाती हैं और रूम की चाबी ले लेती हैं। आना कहती है कि इस होटल में इतना सन्नाटा क्यों है, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई है ही नहीं। दोनों अपने रूम में जाकर लेट जाती हैं। रात में रेचल को भेड़ियों की आवाज़ें आ रही थीं। रेचल को उन आवाज़ों की वजह से नींद नहीं आ रही थी। एक बार उसे लगा जैसे उसके रूम के बाहर कोई खड़ा है। वो दरवाजे के नीचे से किसी की पैरों की परछाई देख सकती थी। आना गहरी नींद में सोई हुई थी। रेचल उठ के दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ कोई नहीं था। रेचल अब बुरी तरह से डर गई थी। वो चुपचाप मुंह तक ब्लैंकेट ओढ़ती है और सो जाती है। अगली सुबह वो लोग खूब घूमती हैं और घूमते घूमते शाम हो जाती है। वो दोनों एक कैब वाले से अपने होटल का पता बताती हैं तो कैब वाला कहता है कि आप लोग को एड्रेस पता भी है। रेचल वही एड्रेस दोबारा बताती है तो कैब ड्राइवर बोलता है कि मैडम आप जिस होटल का एड्रेस बता रही हैं वो 10 साल पहले बंद हो चुका है और अब वो बस एक खंडर है। रेचल कहती है कि आपका दिमाग तो ठीक है, हम वहाँ कल रात से रुके हैं और वो होटल बिल्कुल सही है। कैब ड्राइवर कहता है कि मैं तो बस आपको बता रहा था, अगर आपको वहाँ जाना है तो मैं छोड़ दूँगा। वो उन्हें उस होटल में ले जाता है और दोनों देखती हैं कि वो होटल वहीं पे था और उसकी लाइटें चमक रही थीं। कैब ड्राइवर उनसे पैसे लेता है और उन्हें पागल कहता हुआ चला जाता है। वो दोनों अंदर अपने रूम में चली जाती हैं। आना नहाने बाथरूम में जाती है तो वो देखती है कि शावर से जो पानी आ रहा था वो खून बन गया था। आना चीख देती है। रेचल वहाँ आती है। आना सब बताती है उसे तो रेचल कहती है कि शायद तुम्हें वहम हो गया है, पानी तो बिल्कुल साफ़ है, ये सब उस कैब ड्राइवर की वजह से हुआ है। कुछ देर बाद आना और रेचल अपने रूम से बाहर निकलती हैं। वो दोनों खाना खाने के लिए जा रही थीं तो वो देखती हैं कि होटल का कॉरिडोर अब एक खंडर बन गया था और वहाँ बिल्कुल अंधेरा था। जब वो दोनों अपने रूम को देखती हैं तो वो रूम भी बिल्कुल बेकार था, टूटा हुआ फर्नीचर और अंधेरा। उन दोनों के समझ आ गया था कि वो लोग किसी खंडर में 2 दिन से रह रही थीं। वो देखती हैं कि एक आदमी जो जला हुआ लग रहा था वो उनके सामने खड़ा था और कह रहा था, मैडम कैसा है हमारा होटल, अच्छे से तो रह रही हैं ना यहाँ। वो लोग भागती हैं ये सुनकर तो वो उनका पीछा करने लगता है और आना को पकड़ लेता है, लेकिन रेचल वहाँ से भाग जाती है। रेचल को कभी ये समझ नहीं आया कि जब वो होटल एक खंडर था तो उन्हें वो सही क्यों दिखाई दे रहा था। क्या वो कोई छलावा था जिसने उन्हें भ्रम में डाल दिया। रेचल ने अपनी दोस्त को खो दिया था और वो दोबारा उस हिल स्टेशन पे कभी नहीं गई। अगली कहानी एक सच्ची कहानी है जिसमें 2 साल का होते ही एक बच्चा आत्माएं देखने लगा था। अमेरिका की एक औरत का 2 साल का बेटा था। उस बच्चे का नाम लूका था और उस बच्चे को उसकी दादी दिखाई देने लगी थी, जबकि कुछ दिन पहले ही उनकी मौत हो गई थी। वो बच्चा अजीब अजीब हरकतें करने लगा था। वो आत्माओं से बातें करता रहता था, जबकि वो सही से बोल भी नहीं पाता था। एक सुबह वो उठकर नीचे आता है और कहता है कि मुझे दादी ने उठा दिया। उसकी ये बात सुनकर लूका के मॉम डैड बहुत हैरान थे। एक रात लूका की मॉम ने उस गाने की आवाज़ सुनी जो उसकी दादी गाया करती थी। जब उसने उस आवाज़ का पीछा करा तो उसने देखा कि लूका वही गाना गा रहा था, लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि ये गाना लूका ने कभी सुना नहीं था। लूका की दादी ये उसके पैदा होने से पहले गाया करती थी। इसके बाद उसकी मॉम पक्का समझ गई थी कि लूका आत्माओं से बात कर सकता है और उसे आत्माएं दिखती हैं। एक दिन लूका और उसके मॉम डैड घूमने जाते हैं। कार से कुछ दूर जाने के बाद लूका कहता है कि कार रोको। वो ज़बरदस्ती कार रुकवा लेता है और एक घर की तरफ इशारा करके कहता है कि इस घर में मार्टिन रहता था और वो आग लगने की वजह से मर गया था।
मार्टिन अभी भी इस घर में रहता है और वो मुझसे मिलने भी आता है और मेरे साथ खेलता भी है। ये सब सुनने के बाद लूका की मॉम डर के मारे कांपने लगी और वहाँ से कार स्टार्ट करके फ़ौरन भाग गई। ऐसे ही किस्से होते रहे और लूका बड़ा होता गया। उसके मॉम डैड अब इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि लूका आत्माओं को देख और सुन सकता है। क्या आपको कभी कोई आत्मा नज़र आई है? अगर आपने कभी किसी आत्मा को देखा है तो कमेंट में हमारे साथ इस मेमोरी को शेयर करें। अगली कहानी भी बिल्कुल सच्ची है। ये कहानी एक औरत की है जिसका नाम रमिया था। ये औरत एक नाचने वाली थी। ये एक हवेली में रहती थी और वहीं अपना नाच लोगों को दिखाती थी। लेकिन वो इतनी खूबसूरत थी कि दूर दूर से लोग सिर्फ उसे देखने आते थे। ये बात 200 साल पुरानी हो गई है। 2 भाई थे जो उसका डांस देखने आते थे और उन दोनों को वो बहुत खूबसूरत लगती थी। हर इंसान बस यही चाहता था कि वो उससे शादी कर ले और रमिया बस उसी एक इंसान के लिए नाचे। ऐसे ही वो दोनों भाई भी ख्वाब देखते थे कि वो उससे शादी कर लें। लेकिन जब दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चलता है कि दोनों उसी से शादी करना चाहते हैं तो उनमें दुश्मनी होने लगी। वो दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते थे। एक दिन रमिया की हवेली में दोनों उसका डांस देखने आए थे और दोनों में लड़ाई हो गई। दोनों भाइयों में इतनी लड़ाई बढ़ गई कि उन्होंने चाकू निकाल लिया और दोनों एक दूसरे को ख़त्म करने की कोशिश करने लगे। लेकिन रमिया उनकी लड़ाई देखकर उन्हें रोकने लगी और उन दोनों को रोकने के चक्कर में वो चाकू रमिया के दिल के आर पार हो गई और वो मर गई। इसके बाद उस हवेली में दूसरा परिवार रहने आया, लेकिन उन्हें रमिया की भटकती हुई आत्मा उसी हवेली में दिखाई देने लगी थी। रमिया मर तो गई थी लेकिन उसकी आत्मा ने वो हवेली छोड़ी नहीं थी। रमिया कभी हवेली के बाहर दिखाई देती थी, कभी अंदर। हर रात उसके घुंघरुओं की छन छन सुनाई देती थी। जो परिवार रहने आया था उसमें एक एक करके मौतें होने लगीं। सब अलग अलग तरीक़े से मरने लगे। उस घर के 8 लोग मर गए थे और आखिर में उन्होंने वो हवेली छोड़ दी। इसके बाद एक दूसरा परिवार उस हवेली में रहने आया। उन्हें भी रमिया दिखने लगी। उनके घर के भी कई लोग मर चुके थे। शायद रमिया ये चाहती थी कि उसके अलावा उस हवेली में और कोई ना रहे। लेकिन वो परिवार उस हवेली को छोड़कर नहीं गया। उनके बच्चे, माँ बाप सब मर चुके थे। लेकिन पता नहीं ऐसी क्या वजह है जो उन लोगों ने उस हवेली को कभी नहीं छोड़ा। वो आज भी उसी हवेली में रहते हैं। क्या आपको अपने घर में कभी ऐसा लगा है कि जैसे आपके अलावा भी कोई और उस घर में रहता है? अगली कहानी एक पहाड़ी इलाके की है। मार्च का महीना पहाड़ों के लिए सबसे मुश्किल का महीना होता है। बारिश ठंडी होती है और ओले पड़ते रहते हैं। उत्तर से आती हुई हवा पहाड़ी रास्तों को भयंकर ताकत से चीरती आती है। मैं एक रेलवे स्टेशन पे बैठा था तो मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत है जो अपने आप को कंबल में लपेटे हुए बैठी थी। तो मैं उसके पास कुर्सी ले जाकर बैठ गया। बारिश टिन की छत पर भयानक शोर कर रही थी और हम एक दूसरे को सुन सकने के लिए अपनी आवाज़ें बहुत ऊंची कर रहे थे। पहाड़ियाँ वर्षा की बूंदों से भरी खिड़कियों से देखने की वजह से बहुत धुंधली और अस्पष्ट लग रही थीं। हवा दरवाज़ों को पीटती घुसने के लिए आतुर थी। वो चिमनी में उतर आई थी लेकिन वहाँ अटक गई, घुटी हुई और गरगराती। चिमनी में एक भूत है और वो बाहर नहीं आ पा रहा, मैंने कहा। उस औरत ने कहा, उसे वहीं रहने दो। एक चमकदार बिजली की कौन ने विपरीत दीवार को रोशन किया तो कुछ क्षणों के लिए मुझे खंडर के ढेर नज़र आए जिनके बारे में मैं नहीं जानता था। तुम जली हुई पहाड़ियों को देख रहे हो? उस औरत ने कहा। जब भी तूफ़ान आता है तो वहाँ बिजली गिरती है। शायद वहाँ पत्थरों में लोहे हैं, मैंने कहा। मैं नहीं जानती, लेकिन ये वजह है कि वहाँ बहुत दिनों से कोई नहीं रहा। लगभग हर घर जो बनाया गया बिजली की चपेट में आकर जल गया। मुझे लगा मैंने अभी खंडर देखे, कुछ नहीं, बस मलबा है। जब वो पहली बार पहाड़ों पर रहने आए तो उन्होंने ये स्थल चुना था। बाद में वो उस जगह पर चले गए जहाँ अभी शहर बसा है। जली हुई पहाड़ियाँ, हिरन, तेंदुए और बंदर और बेशक इनके भूतों के लिए छोड़ दी गईं। ओह, तो ये भूतिया है।
ऐसा वे कहते हैं ऐसी शामों में। लेकिन तुम भूत पर भरोसा नहीं करते, क्या करते हो? नहीं। क्या आप करती हैं? नहीं, लेकिन तुम समझोगे कि वो ऐसा क्यों कहते हैं कि पहाड़ी भूतिया है जब तुम उसकी कहानी सुनोगे। सुनो। मैंने सुना, लेकिन शुरू में मैं कुछ नहीं सुन सका, बस हवा और बारिश की आवाज़ के अलावा। फिर उस औरत की साफ आवाज़ सभी तत्वों की आवाज़ से ऊंची हो गई और मैंने उन्हें कहते सुना, ये बदनसीब प्रेमियों की पुरानी कहानी है। बस ये सच है। मैं रॉबर्ट से उसके माता पिता के घर में कुछ हफ्तों पहले ही मिली थी जब ये घटना घटी। वो 18 साल का था। वो लोग यूरोप में रहते थे और अब वो वापस यूरोप जा रहे थे। लेकिन उस लड़के को यहीं पहाड़ों की एक लड़की पसंद आ गई। जली हुई पहाड़ियों के पीछे गांव के ज़मींदार की बेटी। आज के समय में ये बात बहुत सामान्य है। 25 साल पहले ऐसी बात सुनने में भी नहीं आती थी। रॉबर्ट को टहलना पसंद था और वो जंगल के बीच लंबी पैदल यात्रा के लिए निकला हुआ था जब उसने उस लड़की को देखा, बल्कि सुना। ये बाद में कहा गया कि वो उसकी आवाज़ के प्यार में पड़ गया था। वो गा रही थी और गीत मंद और मधुर और उसके कानों के लिए अजनबी, उसके दिल में अटक गया। जब उसने उस लड़की के चेहरे की झलक देखी, वो मायूस नहीं हुआ। वो जवान और खूबसूरत थी। उसने उसे देखा और एक क्षणिक मुस्कान दी। बेचैन रॉबर्ट ने गांव में पता किया, लड़की के पिता का पता लगाया और बिना किसी ज़्यादा झमेले के शादी के लिए उसका हाथ मांगा। उसे शायद लगा कि एक साहब का ऐसा अनुरोध अस्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन ये बात भी थी कि ये उसका बड़प्पन था, क्योंकि उसकी जगह कोई और जवान लड़का होता तो उस लड़की को जंगल में ही मोह लेने की कोशिश करता। लेकिन रॉबर्ट प्यार में था और इसलिए वो अपने व्यवहार में पक्का था। बेशक लड़की के पिता को उस प्रस्ताव से कुछ लेना देना नहीं था। वो ब्राह्मण था और अपने परिवार का नाम अपनी एकमात्र लड़की की शादी एक विदेशी से करके नष्ट नहीं करना चाहता था। रॉबर्ट ने उसके पिता के साथ बहस नहीं की, ना ही उसने अपने माता पिता को कुछ कहा, क्योंकि उसे पता था कि उनकी प्रतिक्रिया सदमे और बेचैनी की होगी और वो सब कुछ करेंगे कि जिससे वो अपने बेटे को रोक सकें। लेकिन रॉबर्ट ने जंगल में घूमना जारी रखा। तुम वहाँ देखो, सिंदूर और देवदार के पेड़ों में उस लड़के से उसका सामना होता था जब वो ईंधन बटोर रही होती थी। ऐसा लगता था कि वो उसके ध्यान देने से बुरा नहीं मान रही है, और क्योंकि रॉबर्ट उसकी भाषा थोड़ी बहुत जानता था, वो जल्दी ही अपनी भावना उसके सामने व्यक्त करने में सक्षम हुआ। वो लड़की शुरू में थोड़ी सतर्क ज़रूर थी, लेकिन उस लड़के की संजीदगी ने उसका आत्मसंयम को ध्वस्त कर दिया। आखिरकार वो भी युवा थी। वो जानती थी कि उसके पिता उसे रोकेंगे, और ऐसा ही हुआ। तो मैंने पूछा कि क्या उनके माता पिता उनके पीछे आए? तो उस औरत ने कहा नहीं, वो जली हुई पहाड़ी की एक तबाह इमारत के पीछे मिलने के लिए राज़ी हुए। ये खंडर जो तुमने अभी देखे, ये बहुत नहीं बदले हैं, बस इनके ऊपर तब थोड़ी सी छत हुआ करती थी। उन्होंने घर छोड़ दिया और पहाड़ियों के रास्ते बिना किसी परेशानी के आगे बढ़े। मिलने के बाद उन्होंने वो छोटा रास्ता लेने का विचार किया जो धारा के साथ जाता था, जब तक कि मैदान तक नहीं पहुंच जाएं। उसके बाद लेकिन कौन जानता है कि उन्होंने क्या योजना बनाई थी, भविष्य के कौन से सपने उन्होंने बुने थे। उनके खंडर पहुंचते ही तूफान आ गया। उन्होंने टपकती हुई छत के नीचे आश्रय लिया। वो ऐसा ही एक तूफान था, तेज़ हवा और बारिश और ओले और लगभग हर मिनट चमकती और गरजती बिजली। वो ज़रूर पूरे गीले हो गए होंगे, ध्वस्त इमारत के कोने में हाथ दुबके हुए। जब बिजली गिरी, कोई नहीं जानता कि ये कब हुआ, लेकिन अगली सुबह उनके जले हुए शरीर पुराने भवन के जीर्ण पीले पत्थर पर मिले। उस औरत ने बोलना बंद कर दिया और मैंने ये ध्यान दिया कि मेघों की गर्जना थोड़ी दूर से आती लग रही थी और बारिश भी कम हो गई थी, लेकिन चिमनी अब भी खांस रही थी और अपना गला साफ कर रही थी। ये सही है, इसका हर शब्द, उस औरत ने कहा। लेकिन जहाँ तक जली पहाड़ी का प्रश्न है, ये अलग बात है। मुझे भूतों का कोई अनुभव नहीं हुआ। जो भी हो, आपको आग की ज़रूरत है उन्हें चिमनी से दूर रखने के लिए। मैंने जाने के लिए उठते हुए कहा, मेरे पास बरसाती और छाता है और मेरा अपना कॉटेज दूर नहीं है।
अगली सुबह जब मैंने जली हुई पहाड़ियों तक का ढलवां रास्ता लिया, आकाश साफ था जबकि हवा अब भी कठोर थी। ये अब बिल्कुल भी खतरनाक नहीं थी। 1 घंटे की चढ़ाई मुझे पुराने खंडर तक ले आई। वो अब कुछ भी नहीं, बस पत्थरों का ढेर था। जैसा कि उस औरत ने कहा था, दीवार का एक हिस्सा बचा था और अलाव का एक कोना। घास पर उगे वनस्पति और चट्टानों पर उगाने वाले जंगली पौधे। कहाँ शरण ली होगी उन्होंने, मैंने सोचा। जब हवा ने उन्हें चीरा होगा और आसमान से आग गिरी होगी। मैंने ठंडे पत्थरों को छुआ, इस अधूरी उम्मीद के साथ कि उन पर मनुष्य के स्पर्श की ऊष्मा के कुछ अंश मुझे मिल जाएं। मैंने सुना कि कोई आवाज़ आई जो कि मुझे मृत प्रेमियों की आत्माओं के करीब ले गई, लेकिन वो आत्माएं हवा बन गईं और मुझे कुछ नहीं पता चला।